स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जय कोचिंग एंड कंपटीशन सेंटर में। आज हम बात करेंगे त्रिभुज की थ्योरम की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है कि पहली प्रमेय नंबर 1 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो तो सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। जैसे ये रहा एक त्रिभुज ABC, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये होती है कि यदि कोई त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। इसी की विलोम दूसरी क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं। आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब कोण बराबर होंगे तो भुजाएं आपस में सामने वाली के बराबर होंगी, और जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए तीसरी प्रमेय क्या कहती है? तीसरी प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान ना हो तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। यदि यह त्रिभुज है ABC, तो इसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो सबसे बड़े कोण के सामने के सबसे बड़ा कोण ये रहा, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी होगी। इसी का चौथा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान ना हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा होगी तो उसके सामने का कोण सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कोण होगा तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी। इसी बात में आप आगे और देख सकते हैं। अब इसी में बात आ जाए, दो भुजाएं आपस में समान ना हो तो सबसे छोटे कोण, यहां पर छोटे लिख दिया, छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, छोटी होती है। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान ना हो तो सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण
सबसे छोटा होता है। तो इन पॉइंटों को आपके दिमाग में रखने, कभी अभी ज्यादा नहीं हुए, आप इस बात तो फिर विचार करें। 4 पॉइंट बोले गए कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर नहीं है आपस में, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा। और यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। देखिए 5वीं प्रमेय क्या कहती है, आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए। यह प्रमेय सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे हर जगह कि त्रिभुज कब संभव है, बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो क्या होता है, त्रिभुज तभी संभव है जब 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे 3, 4, 5, 2 छोटी भुजाएं देखिए, 3 + 4 बड़ी है 5 से, बराबर होगा तब भी नहीं बनेगा। आपके पास आ गया क्या 1, 2, 3, 1 + 2, क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं, बराबर है 3 के, बराबर 3 के। तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव तभी होगा जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो, 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। अगला छठा, अगला पॉइंट फिर ध्यान दें, त्रिभुज तभी संभव है जब 2 बड़ी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। आपने कैसे? मैंने कहा 2 छोटी भुजाओं, जरा बड़ी भुजाओं का अंतर, 2 बड़ी भुजाओं का अंतर, 5 और 4 का अंतर 5 - 4, 1 आ गया। अब ये 1 जो है वो 3 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है, 1 इज <<3, 3, तो त्रिभुज संभव है। तो जब योगफल वाली बात आएगी तो 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज संभव है, या 2 बड़ी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो तब त्रिभुज संभव है। अगली देखिए 7वां, यदि कोई रेखा है, रेखाखंड ले लिया, अब रेखाखंड लिया, देख लो मैंने बिंदु लगा दिए, तीर के निशान नहीं है। अब इसके किधर भी और कोई एक बिंदु है, अब यहां से आपने लंब डाला, ये सबसे छोटी भुजा होती है, सबसे। ये देखिए आप ये डालिए, ये इससे बड़ी होगी, ये इससे बड़ी होगी। इसका मतलब सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? लंबवत भुजा होती है। यदि आप अपनी लंबाई नपवाएं तो सामने वाला आपसे क्या कहेगा? सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि आप तल के लंबवत बिल्कुल सीधे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? लंबवत भुजा होती है। अगली फिर में क्या होती है? 8वीं। अगली है, यदि ये कोई त्रिभुज है ABC, इसके शीर्षों से लंब डाला, D, E लंब है और ये F, त्रिभुज के शीर्षों से डाले गए लंब, शीर्ष लंबों का योगफल AD + BE + CF, ये हमेशा छोटा होता है तीनों भुजाओं के योगफल से। ये आपको ध्यान देनी चाहिए बातें कि त्रिभुज के शीर्ष लंबों का योगफल त्रिभुज की भुजाओं से छोटा होता है, या
त्रिभुज की भुजाओं का योगफल सदैव शीर्ष लंबों के योगफल से अधिक होता है। तो मैंने पूरी भाषा बोल दी, आप उसे लिख लीजिएगा। तो आपकी सुविधा के लिए मैं थ्योरम लिख दे रहा हूं कि किसी रेखा के एक ओर किसी बिंदु से किसी बिंदु जो रेखा पर स्थित ना हो से मिलाने वाले रेखाखंडों में सबसे छोटी भुजा लंबवत होती है। मतलब यदि इस बिंदु से इस रेखाखंडों पे बहुत सारी रेखाखंडों को मिलाया जाए तो सबसे छोटी भुजा कैसी होती है? लंबवत होती है। इसकी थ्योरम क्या थी? त्रिभुज के शीर्ष लंबों का योगफल त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल से छोटा होता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। 9 त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, अब 2 भुजाओं का योग ए बी प्लस ए सी ले लिया। अब ये 2 भुजा ले ली, तीसरी भुजा ये है। माध्यिका क्या होती है इस बात पे सोचिए आप। किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। अब माध्यिका के दुगने से 2AD से ये अधिक होता है। इसके बाद अगली पर में त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। मतलब समझिए, ये त्रिभुज है ए बी और ये सी, इसकी माध्यिका देखिएगा, ये रही डी ई और ये एफ, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो क्या लिखा? त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। परिमाप त्रिभुज की माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। अब माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं? ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, इससे ये बड़ा होता है। आपको ये सारे बातें ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट सारी काम करें। ध्यान से देखिएगा, अब प्रीमें स्टार्ट होती है जिन पे अक्सर क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा सारी प्रीमों को। 11वीं प्रीमें क्या कहती है?
किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका नाम थेल्स प्रमेय भी होता है। थेल्स प्रमेय भी इसको कहते हैं। क्या है कि ये त्रिभुज है कोई BC के समांतर एक रेखा खींची, जिसने यहां पर P और Q पर काटा। ये इसके समांतर है। तो क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए? AP बटे PB बराबर होती है AQ बटे QC। ये बटे ये बराबर ये बटे ये होती है। इसी से हम बहुत सी बातें सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन थेल्स प्रमेय यही होगी कि ऊपर वाला बटे ये नीचे वाला, समांतर रेखा के ऊपर वाला बटे ये ऊपर वाला ये। वैसे हम सिद्ध करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं हम? जब ये इसके समांतर है तो पिछली वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? कि जब ये समांतर रेखाएं हैं तो ये संगत कोण होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यदि दो त्रिभुज हैं, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वयं ही बराबर हो गया। तो इसको बोलते हैं हम समरूप त्रिभुज, जिनके रूप समान है। ये सर्वांग सम नहीं हुए, जिसके रूप समान है। और जब ये समरूप हो गए तो अब क्या होगा? क्रॉस के सामने की भुजा AP, तो बड़े वाले में क्रॉस के सामने की भुजा AB बराबर, छोटे वाले में राइट के सामने की भुजा AQ, तो बड़े वाले में राइट के सामने की भुजा AC। और भी ले सकते हैं, तीसरा कोण ये दोनों में बराबर है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। इसके सामने की भुजा PQ, तो बड़े वाले में इसके सामने की भुजा कितनी आ गई? BC। ये किससे आया? समरूप त्रिभुज से। लेकिन थेल्स प्रमेय में लिखा हुआ आ जाए तो आपको यही करना है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब इसी की मैं उप प्रमेय बनाना चाह रहा हूं। इसी में मैंने क्या करा? थेल्स प्रमेय यही है, और इसमें मैंने क्या करा? दोनों ओर एक जोड़ दिया, +1 बराबर AQ बटे QC +1। इसी में देखिएगा लघुत्तम आ गया PB, तो AP प्लस PB बराबर QC, एलसीएम AQ प्लस QC। अब इसी को आप देखिएगा, इससे आगे AP प्लस PB कितनी हो गई? AB बटे PB बराबर AC बटे QC। मतलब क्या आया? ये पूरी बटे ये नीचे वाली, ये पूरी बटे ये नीचे वाली। इसी को आप पलट दीजिए तब भी इसमें परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? ये पूरी बटे ये पूरी बटे ये। लेकिन थेल्स प्रमेय यही होती है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए अगली प्रमेय इसकी विलोम। पहली थेल्स, अब थेल्स की विलोम क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में
विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या लिखा? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा, कोई एक भुजा, ये त्रिभुज है एबीसी में कोई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में आती है। ये कोई रेखा जा रही है, पी और क्यू पे काटा। अब ये अनुपात बराबर है एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे एस क्यू सी। ये दिया है, ये दिया हुआ है। तो क्या मैंने बोला? तो ये रेखा इसके समांतर होती है। क्या होती है? पी क्यू समांतर होती है बीसी के। ये आपको याद रहना चाहिए। जब समांतर है तो अनुपात बराबर होते हैं, और जब अनुपात बराबर है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब क्या आती है अगली पेड़ में? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब बात को ध्यान दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज, पहले आपको समरूप की बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। समरूप जिसका रूप समान हो, ये रहा ए बी सी पी डी ई एफ। अब मान लिया, मैं देखिए कैसे ले रहा हूं, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। अब संगत भुजाएं कौन सी होंगी, ये बात आपको बड़ा ध्यान देनी है। समान कोण के सामने की भुजा संगत होती है। ये देखिए क्रॉस के सामने की ये भुजा है, तो इसकी संगत भुजा क्रॉस के सामने की ये संगत। बड़े ध्यान से देखिए इन बातों को, त्रिभुज को बिल्कुल एक एक बात क्लियर होगी आपके। अब ये डॉट के सामने की ये वाली भुजा है, तो डॉट के सामने की ये वाली, इसकी संगत ये, और ये राइट के सामने की ये है, तो यहां पर राइट के सामने की ये संगत हुई। यदि आप इसमें समरूप लिखना चाहो, देखिए समरूप होने का प्रतिबंध तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखें आप, इसमें आता है ए, तीनों एंगल जब बराबर होते हैं तो समरूप होते हैं। अब आपने त्रिभुज ए बी सी समरूप, अब यहां पे त्रिभुज डी ई एफ में लिखना है, तो जब ध्यान दिया लिखने का तरीका, ए कौन सा कोण है? डॉट वाला, तो यहां पर डॉट वाला कौन सा कोण है? ई। अब बी कौन सा कोण है? बी है राइट वाला, तो राइट वाला है एफ, और अगला तो डी आएगा ही आएगा। अब इसमें समझ में आ गया तुरंत देखते ही, ए बी की संगत भुजा ई एफ है, देख लो। बीसी की संगत भुजा एफ डी है, देख लो। बीसी दो डैश वाला, तो यहां एफ डी देख लो, दो वाला। पहले तो आपको यह बिल्कुल क्लियर आना चाहिए कि समरूप किस प्रकार से है, संगत भुजा कौन सी है। नहीं तो बच्चे संगत भुजा नहीं, ए बी सी लिखा और यहां पे डी ई एफ लिख देते हैं सीधे, ऐसे नहीं होता। अब क्या पेड़ में थी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल मान लिया, इसका क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल A2 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा, संगत AB लिखी तो AB का वर्गों के, तो यहां संगत भुजा क्या है? EF का वर्ग, या तो ये लिख लो आप, या दूसरी संगत भुजा क्या है? BC का वर्ग
एफ डी का वर्ग या ए सी का वर्ग बटे ई डी का, मतलब कोई सी भी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसे लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर S1 स्क्वायर बटे S2 स्क्वायर, जहां S का मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, और कौन सी भुजा होगी? संगत भुजा। S1 पहले त्रिभुज की भुजा है, S2 दूसरे त्रिभुज की, ये भुजाएं हैं संगत। देखिएगा अगली परिमेय में, देखिएगा ये आता है कि अगली परिमेय 14, ये कहते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यदि ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी, ये DEF, ये भी संगत ऊंचाइयां होंगी। अब आप संगत का मतलब मैंने समझा दिया है। यदि ये ऊंचाई H1 है और ये ऊंचाई S2 है, ये दोनों कोण आपस में यदि बराबर हैं तो ये संगत ऊंचाई होगी इसकी। संगत का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है? क्षेत्रफलों के वर्गों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार अगली बात आती है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाई नहीं, उनकी माध्यिकाओं, ऊंचाइयों वाला तो ऊपर हो गया, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ये रहा DEF, मान लिया ये कोण इसके बराबर है, तो संगत माध्यिका ये होंगी। याद रखिएगा उनकी माध्यिकाओं, एक शब्द आप और यूज करते हैं, उनकी संगत माध्यिकाओं, ये AM हो गया माध्यिकाओं, और ये हो गया DS लिख लिया। तो क्या होगा? A1 बटे A2 बराबर माध्यिकाओं के वर्गों के AM का स्क्वायर बटे DS का स्क्वायर। ये माध्यिकाएं हैं। यदि आप कहें तो माध्यिकाओं को M1 और M2 से मीडियन होता है M2 का स्क्वायर। अगला क्या आता है? अगला आता है 16 कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत मापों की वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या मतलब है? परिमाप आप लोग जानते हैं, परिमाप होता है किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो ये त्रिभुज ये रहा ABC और ये DEF। अब क्या आएगा? A1 बटे A2 बराबर पहले वाले का परिमाप P1 मान लिया, दूसरे का P2, तो P1 स्क्वायर बटे P2 स्क्वायर। तो क्या है आपके पास रिजल्ट निकल के कि जब भी दो समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत ऊंचाइयों के भी होता है, संगत माध्यिकाओं के भी होता है, और संगत परिमापों के भी होता है। तो आगे की बात देखिएगा सिपाही, जब आपके पास ये चारों बातें हैं, 16 का, जरा बात को सुनिएगा, आपने रिजल्ट निकाला A1 बटे A2 जो है वो S1 स्क्वायर बटे S2 स्क्वायर भी है, A1 बटे A2 बराबर H1 स्क्वायर बटे S2 स्क्वायर भी है, A1 बटे A2 बराबर M1 स्क्वायर बटे M2 स्क्वायर भी है, A1 बटे A2 बराबर
P1 स्क्वायर बटे P2 स्क्वायर भी है। मतलब ऊंचाई, भुजाओं के भी वर्गों के, ऊंचाइयों के भी वर्गों के, माध्यिकाओं के भी वर्गों के और परिमापों के भी वर्गों के। तो इसका मतलब क्या है, बाएं पक्ष तो सब बराबर है, इसका मतलब S1 स्क्वायर बटे S2 स्क्वायर बराबर H1 स्क्वायर बटे S2 स्क्वायर, M1 स्क्वायर बटे M2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर बटे P2 स्क्वायर। वर्गमूल ले लिया, S1 बटे S2 बराबर H1 बटे S2 बराबर M1 बटे M2 बराबर P1 बटे P2। अर्थात दो समरूप त्रिभुज हों तो उनकी भुजाओं में जो अनुपात होगा वही ऊंचाइयों में होगा, वही माध्यिकाओं में होगा और वही परिमापों में होगा। ये 17वीं देखिए क्या है, कोण अर्धक प्रमेय। कोण अर्धक प्रमेय ये भी दो प्रकार की होंगी, एक तो अंतःकोण अर्धक और एक बाह्य। तो यहां पर लिख देते हैं अंतःकोण अर्धक, अंतःकोण अर्धक प्रमेय। अंतःकोण अर्धक प्रमेय क्या होती है? अंतःकोण अर्धक ये त्रिभुज है ABC, इसके कोण का अर्धक, अंदाज जो कर रहे हैं ये इसके बराबर है, ये D पे काटा तो क्या होती है AB बटे AC, AB बटे AC तो बराबर होगी BD बटे CD। जिस शीर्ष का अर्धक हो रहा है उस शीर्ष से एक तरफ के शीर्ष की भुजा बटे उसी शीर्ष से दूसरे तरफ की भुजा का अनुपात बराबर, जिधर आपने पहली ली है भुजा उधर वाले सिरे से कटान बिंदु तक, फिर दूसरे वाले सिरे से कटान बिंदु तक का अनुपात। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई ये नहीं है कि यही लिखनी है आपको। आपने लिख दी, पहले AC ले ली, AC बटे AB इधर वाले बटे इधर वाले, तो फिर इधर से CD बटे BD, इसको बोलते हैं अंतःकोण अर्धक प्रमेय। दूसरी आती है बाह्य कोण अर्धक प्रमेय। बाह्य कोण अर्धक क्या होगी? बाह्य कोण अर्धक होती है, ये देखिएगा बाह्य क्या होगी? ये त्रिभुज है कोई ABC, अब बाह्य करना है, इसको आगे बढ़ा दिया, इसके बाहर वाले ये इसके बराबर है, तो इसने कहां काटा? D पर। अब क्या होगी? इसी सिरे से तो कटाने, तो इस सिरे से एक सिरे तक की भुजा और इस सिरे से दूसरे सिरे तक की भुजा बराबर। पहला A भी आ रहा है तो B से लेकर D तक, इसी पे क्वेश्चन आता है ज्यादातर, और C से लेकर D तक दूसरे सिरे से। ये नहीं कि BC बटे CD लिख दिया, वहां पर भी देखिए अंत चाहे बाह्य हो, एक सिरे से कटान तक जहां कट रही है, फिर दूसरे सिरे से कटान तक। अगली प्रमेय क्या आती है? ये हो गई थी 18वीं, 17 क्या 18। अब आपको ध्यान रखनी है अगली प्रमेय, ये इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, बाह्य कोण अर्धक और अंतःकोण अर्धक। अब इसके आगे की बात सुनिए, अगली आती है, आपने शायद पढ़ा हो त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है। यदि ये त्रिभुज है, इस भुजा को आगे बढ़ा दो आप, ये इसका बहिष्कोण है, और त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोणों के त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। कोण ACD ये बराबर होगा कोण CAB प्लस कोण ABC। इस प्रकार से ये बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आपको देखिएगा, आप इन सभी वीडियोस को लाइन से देखते जाएं, स्टेप वाइज देखें, एक एक बात क्लियर करके, छोड़ के नहीं, छोड़ के देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए स्टेप वाइज देखते हैं, मैं सीरीज लिखता जा रहा हूं उसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसीलिए लिख रहा हूं कि आप क्रम से देखेंगे। इसके बाद अभी आएगी पाइथागोरस प्रमेय आएगी,
उस पर भी काफी बातें की जाएंगी, अधिक कोण, न्यून कोण, काफी चर्चाएं होंगी। तो आप एक एक प्रमेय को ध्यान से देखते जाएं, इससे सरल कोई टॉपिक नहीं होता। त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, ये सबसे आसान टॉपिक है। बस आप ध्यान से जरूर देखें, खूब पढ़ें अच्छी तरह, ताकि अगली वीडियोस और ज्यादा आपके समझ में आए। जब उसके क्वेश्चन करें तो ऑब्जेक्टिव उड़ा दें खड़ा कि ऐसे होते हैं। तो आप बहुत अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को औरों से भी सब्सक्राइब करवाएं कि अधिक से अधिक लोग देखें।